हेलो एवरीवन। हम लोग जो है मॉडल टेस्ट पेपर ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, आंसर डिस्कशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपका जो है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है आपका ये दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। डेविस एम पेंग के ढाल के विकास संबंधी विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। यहाँ पे जो है डेविस के विचार, पेंग के विचार, इनका तुलनात्मक विश्लेषण करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है। तो ये जो टॉपिक है आपका सिलेबस में हमारा है स्लोप डेवलपमेंट। एक टॉपिक है आपका जो है स्लोप डेवलपमेंट टॉपिक है, हिंदी में प्रवणता विकास लिखा होगा, ढालों का विकास या प्रवणता विकास लिखा हुआ है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन जो अभी नहीं आया हुआ है, डायरेक्टली नहीं पूछा। हालांकि पेंग के विचार को लेकर के एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बासचुंजेन एंड हॉल्डेनहेग के विकास के संबंध में। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हिंदी में ट्रांसलेशन गलत था, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आएगा। 2-3 साल पहले हो गया होगा वो क्वेश्चन जो है। तो इस टॉपिक स्लोप डेवलपमेंट से पेंग के विचार को जो है एक स्टेटमेंट के रूप में हॉल्डेनहेग और आपका जो है बासचुंजेन कुछ वर्ड यूज किया हुआ है, तो टर्मिनोलॉजी गलत यूज की हुई है क्वेश्चन पेपर में। जिस कारण से उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए कई सारे बच्चे, लेकिन टॉपिक का उस क्वेश्चन का सीधा संबंध था पेंग से। तो एनीवे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है उसको देखते हैं हम लोग। डेविस और पेंग के विचार देना है, 20 वर्ड्स का क्वेश्चन है। तो आपके पास लगभग 15 मिनट्स है लिखने के लिए 20 वर्ड्स के क्वेश्चंस के लिए, और आप 15 वर्ड्स में मैक्सिमम, फिर से मैंने कहा 300 वर्ड्स तक आप जा सकते हैं। तो 300 वर्ड्स में विद इन 15 मिनट्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट करना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या करना है, आपका दोनों के विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण करने कहा गया है। तो एक तो ये है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेविस के ढाल के विकास से संबंधित जो विचार है वह किस प्रकार के हैं, किस संदर्भ में लेके चलते हैं, और पेंग जो है उसी को किस तरीके से लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करनी है। तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले डेविस के विचार को देखें, फिर पेंग के विचार को, फिर कंपैरिजन करेंगे। तो एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें डेविस के विचारों को कम से कम शब्दों में समेटना है, पेंग के विचारों को, उसका जो मेन क्रक्स है उसको समेटना है, और फिर उन्हीं पॉइंट्स में से दोनों को तुलना करते हुए आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, राइट। तो पहले तो हम यहाँ पर डेविस के विचार को पूरा डिटेल देख रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, बुक्स में उतना क्लियर नहीं किया गया है, और अधिकांश टीचर पढ़ाते भी नहीं है इस टॉपिक को। तो इस कारण से थोड़ा सा हम डेविस के विचार को समझेंगे, ढाल विकास से संबंधित, पेंग के विचार को समझेंगे, फिर उसके बाद तुलनात्मक तुलना करेंगे, समानता असमानता क्या है। और लेकिन ये आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, इसमें से फिर हम लोग आंसर को जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे लिखेंगे, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सिद्धांत की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लोप की डेफिनेशन से कर सकते हैं। स्लोप क्या होते हैं, एक लाइन स्टार्टिंग बेसिक से। मैंने फिर से कहा जब भी कोई क्वेश्चन लिखना हो तो बेसिक स्टार्ट कर दो, ताकि लिखने में, स्टार्टिंग करने में दिमाग में जो उथल पुथल रहती है कि कहाँ से स्टार्ट करें, वो समस्या सॉल्व हो जाती है। तो ढाल किसको कहा जाता है उसको, और फिर ढाल के तत्वों को डायग्राम बना करके छोड़ दीजिए। ये स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ढाल का यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, क्षैतिज सतह के साथ स्थलखंड का कोणीय झुकाव ढाल कहलाता है। कोई भी क्षैतिज सतह, उसके साथ कोई भी कोणीय झुकाव, थोड़ा सा भी यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर बढ़ते जाएगा तो ये कोणीय झुकाव क्या कहलाएगा, आपका ढाल। सपाट है तो वहाँ पे कोई ढाल नहीं है, समतल मैदान है, तो थोड़ा सा उस सपाट के साथ कोई भी एंगल जो बनाएगा, चाहे 1 डिग्री एंगल और 2 डिग्री हो, 0.1 डिग्री भी होगा, तो वह क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। और जितना बढ़ते जाएगा 90 डिग्री एंगल सीधा ढाल हो गया आपका जो है। तो उसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि कोणीय झुकाव क्षैतिज सतह के साथ
वह ढाल कहलाता है। उस ढाल के जो है किसी भी आदर्श ढाल परिच्छेदिका में ये 4 तत्व निर्धारित किए गए। तो हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, बस एक डायग्राम बना देना, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी आइडियल स्लोप प्रोफाइल में ये 4 एलिमेंट्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये मैंने कहा आइडियल है, आदर्श है, सभी जगह चारों एक साथ अवेलेबल हो यह जरूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का रिलेशन किससे है? ढालों का विकास। ढालों का विकास का मतलब किसी भी संदर्भ में विकास वर्ड जब हम लोग यूज करते हैं, खास करके ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, आर्थिक विकास एक अलग वर्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो ज्योग्राफी में विकास की बात करते हैं तो इवोल्यूशन की बात होती है। यहाँ पे डेवलपमेंट वाला वर्ड हालांकि हमने यूज किया है, लेकिन स्लोप इवोल्यूशन ज़्यादा इसके लिए सुटेबल वर्ड है। स्लोप डेवलपमेंट के बजाय स्लोप इवोल्यूशन, तो यहाँ पे ये इवोल्यूशन वर्ड आपका जो ज़्यादा सुटेबल है। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवॉल्व करना मतलब उत्पन्न होना, और समय के साथ फिर उसका विकास, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में स्लोप का विकास कैसे होता है, स्लोप का निर्माण कब होगा? आपका कोई समतल क्षेत्र है, लगभग न के बराबर स्लोप है, जब इसका उत्थान होता है, धीरे धीरे उत्थान होगा या अचानक से उत्थान होता है, तो इस तरीके से कोई भी भूआकृति बन जाती है। और डेफिनेटली जो हम लोग अलग अलग भूआकृतियों का जिक्र करते हैं वह स्लोप के ही पार्ट्स है। स्लोप में जो डिफरेंस होता है, जैसे पर्वत है तो इसको पर्वत कहेंगे, लेकिन इस तरीके का है तो इसको हम लोग जो किनारे वाले भाग साफ स्लोप में है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं, पठार कहते हैं। तो जो स्लोप का जो डिफरेंस है वही अलग अलग भूआकृतियों को उसी के आधार पर नाम दिया गया है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे स्लोप का विकास का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में जब स्लोप का निर्माण होता है, ढाल का निर्माण होता है, और फिर एक बार निर्माण होने के पश्चात वह स्थिर कांस्टेंट नहीं रहता है, समय के साथ उसमें क्या होते रहता है? परिवर्तन होते रहता है, क्योंकि बहुत सारे अपर्दन के कारक उसको क्या करते हैं? समय के साथ चेंज करते रहते हैं। आई बात समझ में? आंतरिक बल भी हो सकता है, आंतरिक बल के उत्थान हो गए या फिर दशा हो गए तो भी स्लोप में चेंज आ सकता है। तो कह सकते हो कि विभिन्न भूगर्भिक और बाह्य जो प्रक्रियाएं हैं, अपरदनात्मक प्रक्रियाएं हैं, वो स्लोप में समय के साथ क्या करते रहती है? परिवर्तन करते रहती है। तो यहाँ पर स्लोप डेवलपमेंट से संबंधित सिद्धांत का मतलब ये है कि जब किसी क्षेत्र में स्लोप का निर्माण होता है तो समय के साथ उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, समय के साथ जो है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, समय के साथ वह फिर से कैसे आगे बढ़ता है, और फिर से क्या होगा? इरोजन होगा, तो एक समय के पश्चात फिर से स्लोप आपके क्या होते हैं? खत्म हो जाएंगे। अपर्दन चक्र भी यही कहता है। तो ये फिर समय के साथ कैसे खत्म होता है, स्लोप का जो है समय के साथ आगे कैसे बढ़ता है, कैसे डेवलप होता है, फिर लास्ट में फाइनली स्लोप फिर से कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें? जो है समतल क्षेत्र में। तो ये किस तरीके से होता है, इसी के संदर्भ में अलग अलग विचार दिए गए हैं, अध्ययन किए गए हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में डेविस और पेंग के विचार यहाँ पर फिर से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। डेविस, पेंग, किंग और वुड 4 विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्लोप डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, जो मुख्य रूप से जो है अध्ययन और पर्यवेक्षण पर आधारित है। ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने फील्ड स्टडी की, उसका ऑब्जर्वेशन किया और उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे हम लोग डेविस और पेंग का देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने कहा स्लोप की डेफिनेशन हो गई आपकी। स्लोप डेफिनेशन के बाद आपका बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, इसमें मैंने डिफाइन जरूर किया। तो यहाँ पे सीधा आ जाएंगे कि ढालों के विकास के संदर्भ में। ढालों का विकास का मतलब है कि ढालों का निर्माण और समय के साथ उसका विकास और समाप्ति, इस संदर्भ में अलग अलग मॉडल्स विचार दिए गए। तो उन्हीं विचारों को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका है पर्यवेक्षण के आधार पर, अवलोकन एवं पर्यवेक्षण के आधार पर जो हमने लिया हुआ है, और दूसरा लिया हुआ है आपका जो है मात्रात्मक आधार पर। मात्रात्मक का मतलब है बाकायदा जा करके उसका स्टडी करके मेजरमेंट लिया गया और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कुछ विचार दिए हुए। इन्होंने सिर्फ अवलोकन किया, देखा, ऑब्जर्व किया, अध्ययन किया और उसके आधार पर दिया। बाकायदा इन्होंने जो है मात्रात्मक का मतलब बाकायदा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया, बाकायदा इंस्ट्रूमेंट लेकर कितना स्लोप था, कब रहा होगा, कितना रहा होगा, उसके आधार पर उन्होंने जो है इस लोग क्वांटिटेटिव में रखा गया। लेकिन अभी भी इसमें भी जो है डेविस और पेंग के विचार और फिर किंग और वुड, इन चारों के विचार ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो मैं अभी चारों को ही पढ़ाता हूँ और चारों में से ही अभी एक बार किंग का आया था 2009 में,
2009 में जो है किंग के विचार आए थे। 2009 इसलिए याद है मुझे क्योंकि लास्ट मीन्स मैंने इसी में दिया था, इसीलिए मुझे याद है कि 2009 में किंग के विचार आए थे। वुड का अभी तक नहीं पूछा है। डेविस और पेंग में, पेंग को मैंने फिर से कहा डायरेक्टली 2-3 साल पहले पूछा हुआ है, डेविस का अभी तक नहीं आया। तो इन फ्यूचर डेविस का ढाल पतन सिद्धांत, डेविस के विचार को हम लोग कहते हैं स्लोप डिक्लाइन थ्योरी कहते हैं। तो ये नाम से भी दे सकता है स्लोप डिक्लाइन थ्योरी, आने वाले सालों के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया भी है। तो डेविस का है ढाल पतन सिद्धांत, पिंग का है ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी, राइट। ये दो अलग अलग वर्ड है। ढाल पतन का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा आप लोग को पता होना चाहिए, लेकिन जरूरी यहाँ पे डिफाइन किया गया, एग्जाम में डिफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे समझाने के लिए डिफाइन किया गया ढाल पतन और ढाल प्रतिस्थापन में डिफरेंस क्या है। तो जनरली हम लोग 3 या 4 वर्ड यूज करते हैं, ढाल पतन, ढाल प्रतिस्थापन, 3 वर्ड यूज करते हैं, समानांतर निवर्तन। ये 3 वर्ड यूज किए जाते हैं स्लोप डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में। तो ढाल पतन का मतलब होता है, पतन का मतलब समझ सकते हैं आप लोग, डिक्लाइन का मतलब क्रमशः निरंतर कम होते जाना, डिक्लाइन का मतलब ये होता है। तो यहाँ ढाल पतन का मतलब यहाँ पर यही है कि कोई भी यदि ढाल है, मान लेते ये ढाल है आपका कोई भी एक, तो ये ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब तीव्र ढाल से लेकर के कम ढाल, इस पूरे का एक साथ क्या होते रहता है, इस तरीके से क्रमशः कमी होते जाती है और ये ढाल क्या हो जाएगा आपका, समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ढाल पतन, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक का ढाल क्रमशः घटते जाता है, इसलिए इसको ढाल पतन कहा गया है। और लास्ट में जो है उत्तलता और अवतलता का विकास होता है। पहले सीधा ढाल था ये वाला, फिर आपका ये सीधा ढाल था आपका, धीरे धीरे ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो ऊपर उत्तलता का विकास हुआ, नीचे आपका अवतलता, कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी, आपका जो कॉन्केव स्लोप, इसको हम लोग कहेंगे अवतल को कॉन्केव, और ये आपका कॉन्वेक्स। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से मैं बनाऊंगा, अभी हिंदी मीडियम ही लेके चलते हैं हम लोग, क्योंकि ऑनलाइन में दोनों बाइलिंगुअल यूज करने से टाइम ज़्यादा लगता है और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस कारण से तो इसे हम लोग कहते हैं ढाल पतन। तो सबसे तीव्र भाग का जो कोण है धीरे धीरे कम होते जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका ढाल पतन कहते हैं। और साथ ही साथ अवतलता का विकास होते जाता है, उत्तलता और अवतलता का विकास, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ढाल पतन कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये मैंने फिर से कहा, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो उसको पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। ये आंसर डिस्कशन क्लास है, एज ए क्लास होती है तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाते। यहाँ पे मान के चल रहा हूँ आप लोग को थोड़ा सा पता है। तो स्लोप डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोग को जो है। उसी प्रकार दूसरा हमारा है ढाल प्रतिस्थापन, दूसरा वर्ड हमारा है आपका ढाल प्रतिस्थापन, स्लोप रिप्लेसमेंट। आपका नेक्स्ट कौन सा है आपका जो है, स्लोप रिप्लेसमेंट। तो स्लोप रिप्लेसमेंट क्या होता है इसमें, देखिए रिप्लेसमेंट का मतलब समझ में आ रहा होगा, एक को हटा के दूसरे को दूसरा स्थान लेता है। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है, जैसे ये आपका तीव्र ढाल वाला भाग था, ये कम ढाल वाला भाग है। तो जब इसका इरोजन होता है तो इस तीव्र ढाल वाले भाग की लंबाई छोटी होती जाती है और कम ढाल वाले भाग की लंबाई क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई, राइट। और इस तरीके से कम ढाल वाले भाग के द्वारा इस तीव्र वाले भाग का क्या हो रहा है, आपका रिप्लेसमेंट हो रहा है, ये छोटा होते जा रहा है आपका जो है। तो इस तरीके से तीव्र ढाल वाले भाग की लंबाई में कमी आते जा रही है और कम ढाल वाले भाग या मंद ढाल वाले भाग की लंबाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा भी स्लोप क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं और अंत में अवतल ढाल का विकास होता है इस तरीके से, और स्लोप क्या हो जाती है आपके जो है, समाप्त हो जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं स्लोप रिप्लेसमेंट कहा जाता है। तो पेंग ने स्लोप रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लेके चला है, डेविस स्लोप डिक्लाइन वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते, पतन वाला लेके चलते हैं। और पेंग के विचार में एक और वर्ड यूज होता है समानांतर निवर्तन। तो समानांतर निवर्तन क्या होता है उसको देखते हैं। तो समानांतर निवर्तन में जो तीव्र ढाल वाले भाग की जो लंबाई है ये आपका कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये कटाव के कारण से पीछे हटते जाता है। ये कटाव के कारण से क्या होता है, इस तरीके से पीछे हटते जाता है निरंतर जो है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वह समान रहती है। इसको हम लोग कहते हैं समानांतर निवर्तन। पैरेलल रूप से क्या होना, रिट्रीट करना, पैरेलल रिट्रीट कहते हैं, पीछे हटना। तो ये समानांतर निवर्तन की प्रक्रिया भी होती है। तो ये इस तरीके से जो है ये 3 वर्ड्स स्लोप डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं।
तो यहाँ पे डेविस का ढाल पतन है और पिंक का आपका ढालों का स्लोपमेंट रिप्लेसमेंट है। तो डेविस का ढाल पतन सिद्धांत क्या कहता है, थोड़ा सा उसको हम लोग देखते हैं। डेविस का ढाल पतन सिद्धांत क्या कहता है। तो डेविस का ढाल पतन अपर्दन चक्र से जोड़ता है इसको। पहली बात तो अपर्दन चक्र संबंधित कर दिया, चक्रीय व्यवस्था का प्रतिपादन किया और उसने बताया कि अपर्दन की युवावस्था में किस ढाल का विकास होता है, उत्तल ढाल का विकास होता है, कॉन्वेक्स स्लोप युवावस्था में, क्योंकि लंबवत अपर्दन की क्रिया होती है। तो लंबवत अपर्दन इस तरीके से लंबवत अपर्दन होगा तो ये ढाल क्या बनेगा आपका जो है लंबवत अपर्दन मतलब गहराई में वृद्धि। तो लंबवत इरोजन होगा तो ये आपका कौन सा स्लोप बनता है, आपका जो है कॉन्वेक्स स्लोप बनता है, उत्तल ढाल का विकास होता है। फिर प्रौढ़ावस्था में साइड का कटाव होने लगता है तो यही आपका क्या बन गया, अवतल ढाल बन जाएगा आपका जो है। धीरे धीरे उत्तलता में कमी आएगी और वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो है एक अवतल ढाल के रूप में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। उसके पहले एक लगभग सीधे ढाल के रूप में, फिर आपका धीरे धीरे अवतल ढाल में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहीं पे लिखा होगा सक्रिय होता है, जल विभाजकों के शिखरों का अपर्दन भी प्रारंभ हो जाता है। अतः जल विभाजकों के साथ साथ क्षय के कारण ढाल के कोण में कमी आती जाती है और जल विभाजक जो है गोलाकार या उत्तल होते जाता है। तो जल विभाजक ऊपर में उत्तल ढाल, नीचे बीच वाले भाग में एक रेखी ढाल का विकास होता है, निचले भाग में आपका जो है अवतल ढाल का विकास होता है प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत। तो ये ऊपर में अवतल, फिर सीधा सरल रेखी ढाल और नीचे आपका अवतलता का विकास होता है, ये प्रौढ़ावस्था में। और जीर्णावस्था में फाइनली लगभग अवतल ढाल पूरा का पूरा इस तरीके से लगभग अवतल ढाल बनेगा और पूरा का पूरा जो है ढाल धीरे से क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाता है। जीर्णावस्था में जो है अंततः मुख्यतः अवतल ढाल का विकास होता है। तो इस तरीके से डेविस ने अपर्दन चक्र से जोड़ा, युवावस्था में उत्तल ढाल, प्रौढ़ावस्था में उत्तल, ऊपरी भाग में उत्तल ढाल, बीच में रेखी ढाल, नीचे अवतलता का विकास और फाइनली जो है लास्ट अवस्था में क्या बन जाता है, आपका कॉन्केव स्लोप बन जाता है। इस तरीके से जोड़ करके उसने ढाल की समाप्ति बताई। कैसे बताई कि यह प्रक्रिया आपका जो है किसी भी ऊंचे उठे भाग के चारों ओर चलते रहती है। ये मान लेते हैं कोई ऊंचा उठा भाग पर्वत है आपका, ये आपका माउंटेन है, पर्वत है, तो ये इधर भी चल रही है, उधर भी चल रही है, इधर भी, चारों ओर से चलते रहती है। तो जब चारों ओर से चलेगी तो धीरे धीरे ये जो स्लोप है वह क्या होता है, आपका डाउनवास्टिंग कहते हैं, अधः क्षय होते जाता है। इसका क्या होता है, नीचे की ओर उसकी ऊंचाई कम होते जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं अधः क्षय। यदि आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा तो जल्दी से समझ में नहीं आएगा, जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको समझ में आ रहा होगा। अधः क्षय मतलब डाउनवास्टिंग, तो इधर डाउनवास्टिंग हो रहा है, फिर इधर इरोजन चल रहा है, तो ये पीछे की ओर भी क्या हो रहा है, हटते जाता है, इधर से भी पीछे की ओर हटते जाता है, चारों ओर से पीछे की ओर हट रहा है, तो इसको हम लोग बैकवास्टिंग कहते हैं, पृष्ठवर्ती अपर्दन। तो इस तरीके से कोई भी ऊंचा भाग, यदि मान लीजिए पर्वत है 3 डायमेंशनल इस तरीके से, तो इधर भी कटाव, इधर भी कटाव, इधर भी कटाव हो रहा है, तो चारों तरफ से पीछे भी हट रहा है और उसका ऊंचाई भी कम होते जा रही है नीचे की ओर। तो एक समय के पश्चात तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इस तरीके से समतल मैदान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ढाल की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। तो डेविस ने इस तरीके से जो है ढालों के पतन के द्वारा, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ढालों की तीव्रता में क्रमशः क्या होती है, कमी आती है, उत्तलता अवतलता का विकास होता है और फाइनली ढाल क्या हो जाता है, आपका जो है समाप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे इसको ढाल पतन वर्ड यूज किया गया है। राइट, तो ढाल पतन सिद्धांत है कि ये थोड़ा समझ में आ गया होगा, लेकिन आंसर हमें दोनों की तुलना करते हुए लिखेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ढाल पतन को लेके चल रहे, वहीं पे अब अभी पिंग की बात करेंगे तो ये आंसर इस तरीके से नहीं लिखना है, तो मैं आप लोगों के समझाने के लिए लिया हूँ। जब इसी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तुलनात्मक विश्लेषण लिखा हुआ है वर्ड, तो हमें दोनों के पॉइंट्स को जहाँ पे एक दूसरे के साथ डिफरेंस है उसको तुलना करते हुए एनालिसिस करना है। और एनालिसिस का मतलब मैंने कहा बाल की खाल निकालना, मतलब कि यदि किसी में कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसका सपोर्ट करना है, कहीं पे कोई कमी लग रही है तो उसको आप वहाँ पे आलोचना भी कर सकते हैं। दोनों में से जिसकी बात अच्छी लग रही है उसको आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। एनालिसिस के कंटेक्स्ट में ये देखना है।
तो ये तो हो गया हमारा डेविस का ढाल पतन सिद्धांत। पिंक का ढाल पतन सिद्धांत, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत क्या कहता है उसको समझिए पहले। पिंक आपका स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी है, यह रिप्लेसमेंट की बात करता है। तो पिंक ने सबसे पहले तो, जैसे हम लोग अपर्दन चक्र भी पढ़ेंगे पिंक का मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम, तो उसने कहा था कि किसी भी क्षेत्र में भूआकृतियों का जो विकास है, उत्थान की दर, अपर्दन की दर और ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के दर के अनुपात का प्रतिफल होता है। तो इसी आधार पर सबसे पहले पिंक ने क्या बताया कि यदि आपका जो है उत्थान हो रहा है और साथ ही साथ उसका अपर्दन भी जारी है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो यहाँ पर यदि उत्थान की गति ज़्यादा है, उत्थान की गति ज़्यादा है, अपर्दन कम हो रहा है, तो उत्थान ज़्यादा हो रहा है, अपर्दन कम हो रहा है, तो इस तरीके से कॉन्वेक्स स्लोप का निर्माण होगा, उत्तल ढाल का विकास होगा। मतलब यहाँ पे उत्थान ज़्यादा हो रहा है, कंपेरेटिवली अपर्दन कम हो रहा है, तो ये स्लोप कैसे बनेगा, इस तरीके से कॉन्वेक्स बनेगा। दोनों बराबर है, उत्थान और इरोजन, तो ये सीधा स्लोप बनेगा। जितना उत्थान है उतना कटाव हो गया, ऊपर उठा उतना ही कटाव हो गया, उतना ऊपर उठा कटाव हो गया, तो क्या बन गया आपका सरल रेखीय ढाल, लीनियर स्लोप बनेगा। और यदि उत्थान की तुलना में अपर्दन ज़्यादा है तब क्या बनेगा आपका जो है कॉन्केव स्लोप, अवतल ढाल बनेगा। तो इस तरीके से सबसे पहला पॉइंट ढालों के विकास के संदर्भ में आपका पिंक का जो है वो यह है कि ढालों का जो विकास है वह समय पे निर्भर न रह करके, अब वहाँ पे तुलना करेंगे तो वो समय की बात करता है। कौन? पिंक। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे इसको तो पिंक ढाल पतन को लेके चलते हैं, जबकि डेविस ढाल पतन को लेके चलते हैं, जबकि डेविस इसको लेके चलते हैं ढाल प्रतिस्थापन को। पिंक जो है ढाल प्रतिस्थापन को लेके चलते हैं, है राइट। डेविस ढाल पतन को लेते हैं, पिंक इसको लेते हैं ढाल प्रतिस्थापन को। दोनों में अंतर समझाते हुए एक पैराग्राफ वो बन जाएगा आपका। दूसरा, वो समय को महत्व देते, युवा, प्रौढ़ा, जीर्णावस्था के संदर्भ में ढालों का विकास बताते हैं। यहाँ पे पिंक जो है समय को महत्व नहीं देते, उत्थान की दर और अपर्दन परिवहन की दर के आधार पे ढालों का उत्तल होगा, सरल रेखीय होगा, उत्तल होगा, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपेयर करते हुए आपका आंसर को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ना है। आई बात समझ में? तो एक ब्रीफ दोनों का थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, फिर तुलना भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी आंसर लिखेंगे तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ मान्यताएं लेकर के चलते हैं, तो मान्यताओं की यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अपक्षय की दर सर्वत्र समान होती है, इस तरीके से कुछ मान्यताएं लेकर के चलते जो कि व्यवहारिक नहीं है। यहाँ पे ये जिससे लिया हुआ है मान्यता कि सर्वत्र अपक्षय की दर समान होती है, तो ये व्यवहारिक नहीं है, वर्तमान ऐसा कहीं भी मिलना पॉसिबल नहीं है। एक क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। ढाल के आधार पे एक ऐसी नदी सरिता के ऊपर जो ना तो अपर्दन करती है ना निक्षेप से परिवहन करती है, ऐसा भी संभव नहीं है कि कोई नदी हो और अपर्दन बिल्कुल भी ना करे, जीरो अपर्दन करे, जीरो निक्षेपण करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से इसकी भी आलोचना की जा सकती है। और ये जो मलबा है अपक्षयित पदार्थों का, जो टूटा पदार्थ मलबा है, वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से नीचे आता है, ऐसा ये मान करके चल रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ परिवहन और नदियों के द्वारा विस्थापन भी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे इनका जो मेन कॉन्सेप्ट ये है ढाल प्रतिस्थापन। कैसे? ये पूरा खड़ा ढाल है हमारा, ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा खड़ा ढाल है। ये पूरा का पूरा क्या है आपका जो है एक खड़ा ढाल है आपका पूरा का पूरा। अब यहाँ पे कहते हैं कि इसका जब कटाव होता है, इसका जब कटाव होता है और कटाव होने के पश्चात इधर की ओर आकर के मलबा यहाँ पे जमा हो जाएगा, ऊपर से कटाव होगा, मलबा इधर आकर के जमा होते जाएगा, मलबा इधर बढ़ते जाएगा, और ये जो कटाव होगा तो ये पीछे की ओर हटेगा, कटाव होगा तो ये क्या होगा, पीछे की ओर। तो समानांतर निवर्तन भी हो रहा है। और जब ये मलबा यहाँ पे जमा हो गया, तो जब ये पहले ढाल इस तरीके से था, आपका पूरा का पूरा खड़ा ढाल था, अब ये पीछे आ गया, यहाँ पे ये पीछे हट गया और यहाँ पे इस तरीके से मलबे का जमा हो गया। तो ये पूरा ऊपर से नीचे एक पूरा तीव्र खड़ा ढाल था, अब नीचे जो है एक कम ढाल वाला भाग यहाँ पे इसका निर्माण हो गया है। कम ढाल वाले भाग का यहाँ पे क्या हो गया आपका जो है निर्माण हो गया है।
और इस तीव्र ढाल वाले भाग की लंबाई क्या होगी, पहले पूरा यहाँ से यहाँ तक था, अब ये लंबाई इसकी क्या होगी, यही तक है आपका जो छोटा हो गया। पहले ए डैश ढाल था, अब ये दो ढालों में डिवाइड हो गए, ए बी और बी बी डैश, राइट। तो इस तीव्र ढाल वाले खड़े ढाल की लंबाई का नीचे कम ढाल वाले भाग की लंबाई के द्वारा क्या हो गया आपका जो है प्रतिस्थापन हो गया है। क्या हो गया आपका जो है प्रतिस्थापन, यहाँ पर इसके द्वारा कम ढाल वाले भाग की लंबाई के द्वारा हो चुका है। सेम चीज़ ये चलते रहते, ये पीछे हटते जाएगा और इधर ये कम ढाल वाले भाग की लंबाई बढ़ते जाएगी, इसकी लंबाई आपकी क्या होगी, कम होते जाएगी और एक समय के पश्चात ये पूरा का पूरा अवतल ढाल बन जाएगा। तो इसे ही हम लोग कहते हैं ढाल प्रतिस्थापन। तो स्लोप रिप्लेसमेंट को लेकर के जो है ढाल की समाप्ति बताते हैं। यही प्रक्रिया दोनों ओर होती है। तो यहाँ पे स्लोप रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट और वहाँ पे स्लोप डिक्लाइन का कॉन्सेप्ट दोनों देते हुए कंपेयर कर देना है। समय का कंपेयर हो गया। तो ये दो मुख्य बिंदु है जिसको लेकर के जो है आपका और कुछ मान्यताएं दोनों लेके चलते हुआ कहते हैं उत्थान खत्म होता है तब अपर्दन स्टार्ट होता है। अपर्दन चक्र से भी यहाँ पे उसको जोड़ सकते हैं हम लोग जो है अपर्दन चक्र के साथ साथ। तो इस तरीके से दोनों के विचार दिए गए। तो कंपेयर करेंगे तो स्लोप रिप्लेसमेंट समानांतर निवर्तन कई जगह पे देखा जाता है कई, लेकिन समय के प्रभाव का हम पूर्णतः नकार भी नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों के विचारों को लेकर के आपको क्या करना है, यहाँ पर समानांतर निवर्तन का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है और फिर लास्ट में मैंने कंपेयर किया हुआ है समानता समानता। समानता क्या है, दोनों ढालों की संकल्पना पर्यवेक्षण और अवलोकन पर आधारित है। जल विभाजक के अध्यक्ष की बात, मतलब कोई भी जल विभाजक का मतलब कोई भी ऊंचा भूभाग पर्वत हो चाहे पठार हो, समय के साथ क्या होता है समाप्त होते जाता है। दोनों ही ढालों के विकास में अवतल ढाल के विकास को स्वीकार करते हैं। तो ये समानता के बिंदु हो गए। लेकिन असमानता के बिंदु देखेंगे तो ढाल के विकास में तीनों अपर्दन चक्र संबंधित किया, समय को महत्व दिया। इन्होंने समय को महत्व न देकर उत्थान की दर, अपर्दन की दर, परिवहन की दर का प्रतिफल माना है। स्लोप डिक्लाइन लिया है, स्लोप प्रतिस्थापन लिया इन्होंने जो है। ये 2-3 पॉइंट यहाँ से निकल गया हमारे, ठीक है। ढाल पतन, ढाल प्रतिस्थापन, नदी ही मुख्य अपर्दन और विस्थापन का कारण है यहाँ पे डेविस के अनुसार। जबकि पेंग ने नदी को सिर्फ किसके लिए लिया, अभी जैसे हमने मान्यता में दिया था परिवहन के लिए जिम्मेदार माना है और विस्थापन के लिए जिम्मेदार किसको माना है आपका जो है गुरुत्व बल को। अपक्षयित पदार्थ नीचे गुरुत्व बल के कारण से क्या होते हैं, जबकि यहाँ पे गुरुत्व बल वगैरह का डेविस ने जिक्र नहीं किया, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है। पतन वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ढाल पतन लेके चलते हैं और ये आपका ढालों का प्रतिस्थापन लेके चलते हैं, आपके जो है समानांतर निवर्तन लेके चलते हैं। संपूर्ण ढाल पर अपर्दन और अपक्षय की दर अलग अलग होती है, जबकि उसने मान्यता में क्या लिया, सर्वत्र समान होती है, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। तो ये पॉइंट डेविस का सही है, पेंग का ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुछ जगह पे दोनों सही है, कुछ जगह पे दोनों में अंतर पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि डेविस के विचारों को जब तक आप अच्छे से समझे नहीं होंगे, पेंग के विचार स्लोप डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में किस तरीके से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो आप तुलनात्मक एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए टर्मिनोलॉजी, स्लोप डेवलपमेंट, स्लोप रिप्लेसमेंट, पैरेलल रिट्रीट, ये सभी आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी इस तरीके के क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हैं और तभी आप 20 मार्क्स में, ठीक है, आपका 15 प्लस 12 प्लस 15 प्लस तभी जा सकते हैं। मैंने कहा कि 50% मार्क्स ला रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 60% प्लस मतलब 70% का टारगेट लेके चलना है, तभी जाकर के आपके मार्क्स 350 प्लस जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस में 70% तक मार्क्स, जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो 20 नंबर का 70% कितना होता है आपका जो 7 दूनी 14। तो हर क्वेश्चन में आपको 12 प्लस का मिनिमम टारगेट लेके चलना है, तब जा कर के आप 325 प्लस में जाएंगे। और तभी मिलेंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो, डायग्राम्स अच्छे से बनाने आते हो, क्लियर कट आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से कंटेंट आपके पास लिखा हुआ हो, तब जा कर के विद इन अ टाइम लिखेंगे, तब जा कर के मार्क्स आएंगे। आई बात समझ में?
तो ये हो गया आपका स्लोप डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं। थैंक यू।